नमस्कार, मैं तंत्रीत आप सभी का एनबीटी मेडिथॉन में स्वागत करती हूँ। किसी वजह से अगर कोई औरत मां नहीं बन पाती, तो ये डेफिनेटली किसी कमी की ओर संकेत करता है और एक दंपति इस खुशी से दूर ना रह जाए, इसलिए वो आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आईवीएफ का प्रोसीजर आखिर है क्या, कैसे होता है? तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है आईवीएफ प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी। और इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सुरवीन घुम्मन सिंधु का, जो कि सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी है इन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। थैंक यू। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रविंदर कौर का, जो कि हेड है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। थैंक यू सो मच। तो आईवीएफ का प्रोसीजर क्या होता है, इस पर हम डिटेल में आज बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल मैं करूंगी डॉक्टर सुरवीन से। डॉक्टर सुरवीन, आईवीएफ हम ऊपर से सभी जानते हैं कि एक ट्रीटमेंट है जिससे एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ये आम भाषा में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को समझाएं। सो आईवीएफ जो है वो उसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के बाहर होती है, अनलाइक द नेचुरल प्रोसेस। तो इसमें हम इंजेक्शंस देते हैं औरत को। नॉर्मली इन जो नेचुरल साइकिल होता है उसमें एक ही अंडा बढ़ता है और ओव्यूलेट करता है। हम ये इंजेक्शन इसलिए देते हैं कि जितने उस साइकिल के अंडे हैं वो बढ़ जाए, मेच्योर हो जाए और हम उनको यूज कर सकें। तो इंजेक्शन पीरियड के डे 2 से स्टार्ट होते हैं 9 दिन के लिए। जब अंडे मेच्योर हो जाएं, जो कि हम फॉलिकल मॉनिटरिंग से देखते हैं फॉलिकल कितना बड़ा है, जैसे ही मेच्योर होते हैं हम उनको अंडर जनरल एनेस्थीसिया 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि हम एक ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और उस अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं, नीडल डालते हैं थ्रू द वजाइना और हम अंडे निकाल लेते हैं बाय अ सक्शन। देयर इज अ सक्शन पंप अटैच होता है उससे, और वो अंडे हम एक छोटे विंडो से एम्ब्रियोलॉजी लैब में देते हैं। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो कि सारा एम्ब्रियोलॉजी का काम करता है, वो अंडे स्क्रीन करके सिलेक्ट करता है और उनको इंक्यूबेटर में डाल देता है। मीनवाइल हस्बैंड का हम सीमेन लेते हैं, उसमें से स्पर्म प्रिपेयर करते हैं और वो स्पर्म्स लेके हम अंडा और स्पर्म मिलाते हैं। अब पुराने जमाने में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे। तो जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम स्पर्म और एग को मिलाते हैं एक डिश में और वो अपने आप फर्टिलाइज करते हैं। जो स्पेशलाइज मेथड है उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इक्सी कहते हैं, जिसमें हम एक एग को पकड़ते हैं माइक्रोपिपेट से और एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं नीडल, माइक्रो नीडल में डाल के इनटू द एग। मतलब कि हम खुद ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ये वहां किया जाता है जहाँ के स्पर्म बहुत वीक होता है। तो ये दो मेथड्स हैं। उसके बाद अगले दिन हम चेक करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं। डे 3 और डे 5 पे हम इन एम्ब्रियोज को ग्रेड करते हैं। अगर तो अच्छे ग्रेड के हैं, बहुत हैं, तो हम डे 5 तक ले जाते हैं। उनको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और अप टू 2 ब्लास्टोसिस्ट हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो 2 से ज्यादा हम नहीं डालते क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए। हमें ट्विंस तक ठीक है पर ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए। तो हम 2 एम्ब्रियो अंदर इसलिए डालते हैं कि हर एक एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करता। अगर एक ही डालेंगे तो फेलियर रेट ज्यादा होगा। उसके 12 दिन के बाद हम चेक करते हैं प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को आगे मूव करते हैं। जी, तो जो 15 दिन का ये प्रोसीजर है, ये बहुत अच्छे से डॉक्टर सुरवीन ने हमें समझाया। डॉक्टर रविंदर, एम्ब्रियो ट्रांसफर जो सभी एक आम भाषा में समझते हैं, ये तो एक बेहद जरूरी कदम है। क्या यही सच है कि सिर्फ आईवीएफ का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, या ये एक मिथ है, या इसमें और भी चीजें मैटर करती है? आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम बाहर अंडे को और शुक्राणु को मिला के उसका जो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जो बेबी बनता है, उस बेबी को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोसीजर। तो एम्ब्रियो को जब हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो या तो जैसे मैडम ने बताया कि डे 3 6 to 8 सेल स्टेज होता है, या डे 5 जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट किया जाता है।
तो ये मिथ नहीं है, एम्ब्रियो को ही यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। उस समय पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं थी। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, जैसे कि इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन वैसे किया जाता है, पेशेंट को काम एंड क्वाइट रिलैक्स किया जाता है, और उसके बाद कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है, एंड दिस इज डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से किया जाता है, पेशेंट का थोड़ा सा ब्लैडर फुल किया जाता है, ताकि हम ऊपर से विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोब रख के और वी कैन गाइड कि हम यूट्रस की कैविटी के अंदर जो है प्रॉपर्ली प्लेस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक कैथेटर में एम्ब्रियो देते हैं और फिर उसको अंदर इम्प्लांट किया जाता है। जो यूट्रस का पार्ट होता है फंडस, उससे जस्ट 1.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इसको प्लेस किया जाता है। जी, तो किस तरीके की एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट एक इट प्रोसीजर इज अ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, या वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर सुरवीन, आईवीएफ प्रेगनेंसी जो होती है, इसमें आपने ये तो बताया कि एम्ब्रियो ट्रांसफर आप करते हैं, लेकिन जब आईवीएफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है और एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो इसमें उसे क्या-क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं, स्पेशली जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीएफ प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ऑल्दो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, बट स्ट्रेस पेशेंट को बहुत होता है और ये डॉक्टर को रियलाइज करना चाहिए। सेकेंडली, हम आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर खूब सारे सपोर्ट मेडिसिन देते हैं उस प्रेगनेंसी के लिए, एंड वो सपोर्ट मेडिसिन जो है प्रोजेस्टेरॉन के अलावा और भी अदर मेडिसिन हैं, तो वो जो है वो कंटिन्यू रहती हैं फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी सपोर्टेड रहे। ऑल्सो क्योंकि पेशेंट को स्ट्रेस होता है, काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है इस दौरान कि एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आईवीएफ प्रेगनेंसी में ट्विंस के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं। सो हमेशा पेशेंट को काउंसल किया जाता है कि अगर ट्विंस हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। पर इन इटसेल्फ आईवीएफ प्रेगनेंसी इज नॉट हाई रिस्क, इट इज लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। और ये पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स रियलाइज नहीं करते हैं, दे वांट बेड रेस्ट, जो कि जरूरी नहीं होता है आईवीएफ प्रेगनेंसी में, अनलेस कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आए। सो बेसिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, जो कि आउट ऑफ द ट्यूब है, उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी में, बिकॉज हम 2 एम्ब्रियोज डाल रहे होते हैं, कई बार एम्ब्रियोज ओवरशूट करके ट्यूब में चले जाते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। जी, तो किस तरीके से, जैसे आपने एक आईवीएफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं नहीं होते हैं इसके बारे में बताया, तो डॉक्टर रविंदर, ऐसे कौन से मामले होते हैं जब आईवीएफ काम नहीं करता, जब आप पेशेंट को ये बोल देते हैं कि वो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जब आपको पता लगता है कि इन पर आईवीएफ काम नहीं कर पाएगा? ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसपे कि आईवीएफ काम नहीं कर पाता है, जैसे एग की क्वालिटी, यानी जो फीमेल है उसकी एग की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, उसकी एज ज़्यादा है, यानी कि 40 इयर्स प्लस है, 40-45 इयर्स वाले जो पेशेंट आते हैं उनकी एग की क्वालिटी, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी डिटोरेट होती जाती है। कई बार स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, अगर वो हॉस्टाइल हो जाती है, मतलब कि अगर वो एम्ब्रियो तो हमने कर दिया अंदर ट्रांसप्लांट, लेकिन वो बेबी जो है अटैच नहीं होता माँ की लाइनिंग से, यूट्रस की लाइनिंग से, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भी आईवीएफ फेल हो जाता है। ये कुछ कारण है। कुछ जेनेटिक और क्रोमोसोमल अगर एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, जब जैसे एग में हो सकता है या स्पर्म में हो सकता है या एम्ब्रियो बना उसमें हो सकता है, तो वो वाला जो एम्ब्रियो होगा वो फिर जाके इम्प्लांट नहीं हो पाता और वो फेल हो जाता है। ये ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसमें कि आईवीएफ फेल हो जाता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जब आप एकदम मना कर देते हैं कि आईवीएफ नहीं हो सकता? ऐसी कोई एक सिचुएशन होती होगी? आईवीएफ को कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईवीएफ इज टोटली डिफरेंट, एंड कौन से ऐसे, एक बार अगर आईवीएफ इस प्रकार से फेल हो जाता है तो उसका कारण ढूंढा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या हमें पेरीजेनेटिक स्क्रीनिंग की जरूरत है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन से पहले जो एम्ब्रियो बनता है उसमें देखा जाता है कि कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट ऐसा कुछ तो नहीं है, उसमें से अच्छा वाला एम्ब्रियो सिलेक्ट करके स्क्रीन करके फिर उसको नेक्स्ट साइकिल में आप इम्प्लांट कर सकते हो। ये एक हम कर सकते हैं अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, या अगर
अगर आपको लग रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग में कोई खराबी है या कुछ है तो उसको ठीक किया जाता है। वैसे ये सारी चीजें जो हैं यूट्रस की लाइनिंग और उसको ठीक करना, ये बिफोर डूइंग आईवीएफ, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर आईवीएफ, वी स्क्रीन बोथ द पार्टनर्स की ऐसी कोई भी उनमें प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम पहले इन फर्स्ट हैंड वी ट्रीट द एंडोमेट्रियल, यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया जाए। दूसरा है कि जेनेटिक प्रॉब्लम, पेरीजेनेटिक स्क्रीनिंग हो गया, वो कर लिया जाता है। और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें कि हम आईवीएफ कर ही नहीं सकते, इन द सेंस कि फीमेल की लाइफ अगर एंडेंजर है, कि अगर आईवीएफ मान लो सक्सेसफुल हो गया और लेकिन उसको प्रेगनेंसी के कारण कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं कि वो वाली प्रेगनेंसी वो कैरी नहीं कर पा रही है, तो कुछ हार्ट डिजीजेस होती हैं पेशेंट की जिसमें कि पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है कि वो प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं कर सकती है। एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, माइट्रल स्टेनोसिस होता है, कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हुआ है, कुछ ऐसा कुछ थ्रोम्बोटिक प्रॉब्लम हुई है पहली प्रेगनेंसी में मान लो हुई है और वो सेकंड वो आईवीएफ के लिए जा रही है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिससे कि उसकी लाइफ एंडेंजर में हो गई है, तो उसको मना कर दिया जाता है कि नाउ यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर प्रेगनेंसी। जी, तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जहां पर हम पेशेंट को डायरेक्टली मना कर सकते हैं। मना कर सकते हैं, बिल्कुल। आईवीएफ हम बोलते हैं, हम डॉक्टर्स के पास आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, हम अपने बारे में जांच करवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है हर एक पेशेंट डॉक्टर्स आपसे करता ही होगा, वो है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। और अगर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं जो आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या वो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है? हम कैसे समझाएंगे भारत के लोगों को कि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं? इसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो अराउंड 1 लाख टू 2 to 2.5 लाख होता है वन साइकिल का। जी। मतलब इतना खर्चा आ जाता है पेशेंट का, जी। बिकॉज बहुत सारे इंजेक्शंस यूज होते हैं, इंटरकेसीज इन्वॉल्व होती हैं आईवीएफ के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें, तो वो कॉस्टली तो होता है। जी। डॉक्टर सुरवीन, अगर आपसे मैं सेम सवाल करना चाहूँ कि एक लोअर मिडिल क्लास अगर आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि मैडम इसमें कितना खर्चा आएगा, तो आप कैसे उन्हें समझाते हैं कि आप ये प्रोसीजर भी अपना सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपकी फैमिली को ग्रो करने में मदद करेगा? सो मेरे को लगता है ये सब ना काउंसलिंग है, बिकॉज आईवीएफ का खर्चा वेरिएबल, जैसे डॉक्टर रविंदर ने कहा, वो तो है ही है कि 1.25 से लेके 2.5 डिपेंडिंग कि क्या प्रोसीजर यूज हो रहा है, क्या स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। जैसे मैंने एक सी बोला, उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, स्पेशल नीडल्स हैं। अब मैं जनरली जब पेशेंट्स खर्चे की बात करते हैं तो मेरा एक जवाब जरूर होता है कि अगर आपका ये बच्चा 3 साल पहले हो जाता तो इसके ऊपर आप इतना तो खर्च चुके होते ऑलरेडी, है ना, टू ब्रिंग अप दैट चाइल्ड। बट हाँ, देर आर मेथड्स जिससे कि हम खर्चा थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देर आर मेथड्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, कुछ रिकॉम्बिनेंट है, कुछ एचएमजी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इंजेक्शंस का, मैं सिर्फ जेनेरिक बोल रही हूँ, जिसमें के कॉस्ट डिफरेंस है, क्वालिटी डिफरेंस इतना नहीं है जितना कि कॉस्ट डिफरेंस है। तो हम बेसिकली पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी डू प्रोसीजर्स जिनमें कि उनका ज्यादा खर्चा ना हो। बट मिनिमम खर्चा यस 1.2 के आसपास आता ही आता है ये पेशेंट का। तो कई जगह पे ये वो भी है इंस्टॉलमेंट स्कीम्स वगैरह जो कि कई फाइनेंस कंपनीज करती हैं, पर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बेसिकली मैं तो कहती हूँ बच्चे का कोई कॉस्ट नहीं होता है, आपको बच्चा चाहिए तो चाहिए, तो बैंक्स कैन हेल्प आउट, यू कैन टेक लोन्स। तो पेशेंट इकट्ठा भी करता है पैसा, कई बार वो साइकिल फेल हो जाता है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि देयर इज सम नेचर इज प्लेइंग सम रोल इन दिस ट्रीटमेंट। सो जैसे कि हमारी जो फील्ड है वो असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, अश्योर्ड रिप्रोडक्शन नहीं है, हम अश्योर्ड नहीं कर सकते। सो ये सब ना आप पेशेंट को कैसे काउंसल करते हो, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। जी। तो आईवीएफ की बात चल रही है और आईवीएफ के प्रोसीजर्स को हमने जाना, साथ ही ये भी जाना कि अब हर कोई इस ट्रीटमेंट को ले सकता है। बेसिक एक अमाउंट जो है वो आपको अरेंज करना ही होगा। डॉक्टर रविंदर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं
तो फॉलो अप के लिए आप क्या सलाह देते हैं? उन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट आपसे करवाया, तो अब आप फॉलो अप के लिए उन्हें क्या समझाते हैं कि किन-किन चीज़ों में उन्हें फॉलो अप करना है? एक बार अगर पेशेंट का आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो 14 डेज के बाद जब हम बुलाते हैं तो पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी के हार्मोन्स चेक करते हैं कि वो डबलिंग टाइटर्स है। उसके बाद जो है 5 से 6 हफ्ते में उसका अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन करते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि बेबी की शैडो दिख रही है, बेबी की हार्ट बीट उसमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बेबी की हार्ट बीट उस समय नहीं दिख रही होती, देन वी अगेन कॉल द पेशेंट कि 7 टू 10 डेज के बाद वी विल रिपीट द अल्ट्रासाउंड टू सी कि बेबी की हार्ट बीट उसमें आ गई है, और उसको ऑलरेडी प्रेगनेंसी सपोर्ट और सारी चीजें उसको ऑलरेडी चल रही होती हैं, वो कंटिन्यू किया जाता है। जब 10 डेज के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट वगैरह आ जाती है, उसमें आता है, तो फिर कुछ टेस्ट होते हैं जो कि फर्दर जो जैसे जैसे मेडिकल कंडीशन होती है उसके हिसाब से कुछ कुछ टेस्ट कराते हैं पेशेंट के, देखने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारे जो लेवल्स हैं ऑप्टिमाइज्ड, बॉडी के जो इंटरनल वैल्यू है, जो अंदर का एनवायरनमेंट है, वो सब ठीक ठाक है, कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट को बुलाया जाता है चेकअप्स के लिए। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट कैन कम टू हॉस्पिटल एनी टाइम। हॉस्पिटल इज ओपन 24/7। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से अर्ली प्रेगनेंसी में ये फॉलो-अप्स बहुत बेसिक माइन्यूट से फॉलो-अप्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी यही होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सुरवीन, एक बड़े ही मज़ेदार सवाल मेरे मन में आया कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आपने ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया होगा जिसके ऊपर आपने कई बार साइकिल्स ट्राई किए होंगे, तो आपने कितनी बार अभी तक मैक्सिमम किसी एक पेशेंट पर साइकिल ट्राई किया है और कितनी बार एक पेशेंट पर किया जा सकता है? जो विमेन जिनका कि एएमएच लो होता है, एग रिजर्व लो होता है, उनमें से जब हम आईवीएफ करते हैं तो 2 या 3 एग्स निकलते हैं। डोनर सजेस्ट करते हैं के लिए वो विलिंग नहीं होते हैं। सो ये पेशेंट, ये लॉट ऑफ जो पेशेंट्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं कि एग पूलिंग करते हैं, जिसमें कि हम एक साइकिल किया, एम्ब्रियोस फ्रीज किए, कम बने, फिर दूसरा किया, तो इनमें साइकिल्स ज्यादा हो जाते हैं। अभी एक पेशेंट था जिसमें कि वी डिड मल्टीपल साइकिल्स, एंड क्योंकि एक क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो नेचुरली फेलियर रेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर वाज मच मोर, बट फाइनली वो प्रेग्नेंट हो गई। इन हर 7th cycle प्रेगनेंसी आई उसको। सो इट देयर इज कोई हार्म नहीं होता साइकिल्स करने में, इसमें पेशेंट का कोई हेल्थ हजार्ड नहीं है। पर हेल्थ हजार्ड मेरे को यही लगता है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है औरत को कि अगर ठीक से काउंसलिंग ना दो तो इट इज एक्चुअली अ हेल्थ हजार्ड फॉर हर, शी गोज इनटू डिप्रेशन। सो अगर काउंसलिंग ठीक है एंड पेशेंट इज मोटिवेटेड कि नहीं मुझे अपने एज से ही कराना है, चाहे मैं 6 बारी फेल हूँ, 7 बारी फेल हूँ, आई विल डू इट। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसने बाहर से साइकिल्स कराए थे, मल्टीपल आईवीएफ सेंटर्स से, जो कि अबाउट 14 साइकिल्स करा चुकी थी, कुछ अपने एग से, कुछ डोनर एग से, एंड शी रिक्वेस्टेड मी फॉर अ साइकिल, एंड इन दैट साइकिल शी डिड कंसीव, हुआ था उसका बच्चा, बट अनफॉर्चुनेटली 5 months पे उसका अबॉर्शन हो गया था। सो sometimes there is an unfortunate history and it is just dependent on कि पेशेंट को कितना वो बच्चा चाहिए और वो कितनी बारी ट्राई करना चाहे। इसमें हेल्थ हजार्ड कोई नहीं है पेशेंट का, फाइनेंशियल हजार्ड जरूर है पेशेंट की। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि अच्छी प्रेगनेंसी चल रही थी लेकिन 5th मंथ में अबॉर्शन हो गया, तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफेस्ट होता है। फिर हाँ, तो उसका ना प्लेसेंटा लो था, इट वाज कवरिंग द ऑस, और शी वेंट फॉर अ ट्रैवल, उसके बाद ब्लीडिंग हुई जो रुकी ही नहीं, एंड सब्सिक्वेंटली अबॉर्शन हो गया था। तो जैसा कि आज हम जब चर्चा कर रहे हैं आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में, तो काफी यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे लगता है यूजर्स के अहम क्वेश्चंस हैं जो हमें लेने चाहिए। तो डॉक्टर रविंदर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुरवीन भी बता रही थी कि 7 साइकिल लग गए सक्सेस होने में, और कई बार इतने साइकिल्स का यूज हमें करना पड़ता है। तो एक यूजर ने बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि आईवीएफ उपचार की अवधि, टाइम लिमिट क्या होती है? आईवीएफ उपचार की अवधि मतलब कि पेशेंट को आपने पहला साइकिल दिया, ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट को सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कारण पता करने के बाद सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल अकॉर्डिंगली किया जाता है।
ठीक है, जैसे मैडम ने बताया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट को कितनी नीड है उसकी प्रेगनेंसी की, और वो उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और उसको अगर ऐसा कुछ बॉडी में कोई ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कुछ ऐसा नहीं है, तो वी कैन गो अप टू 6 to 7 साइकिल्स। 6 साइकिल्स तक तो करते हैं, लोग करते हैं। ओके, तो लगभग इतना टाइम आप ले सकते हैं। और ये हाँ। 6 साइकिल्स के सक्सेस होने के लिए कितना समय लग सकता है? एक साइकिल जो है वो 4 to 6 वीक्स का होता है। अकॉर्डिंगली आपको नहीं, अगर फर्स्ट साइकिल सक्सेस हुआ तो यू टेक अ टाइम कि कारण ढूंढा, कारण ढूंढने के बाद आपने नेक्स्ट साइकिल किया, तो ऐसे करके आपको जो है टाइम लिमिट उसके अकॉर्डिंगली ही होती है। जी। डॉक्टर सुरवीन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर का वो आपसे है। वो एक मेल यूजर है और उनका कहना है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट की सक्सेस में क्या मेल पार्टनर का भी रोल होता है? 100%. मेल पार्टनर इज 50% ऑफ द एम्ब्रियो। ये बात हम सबको रियलाइज करनी चाहिए। यूजुअली हमारी प्रिस्क्रिप्शन में फीमेल के ऊपर इतनी इन्वेस्टिगेशन जो हो जाती हैं, और एक जो सिंपल सीमन एनालिसिस है, शुक्राना का टेस्ट, वो नहीं हुआ होता। अगर क्वालिटी ऑफ स्पर्म ठीक नहीं है तो हमारा एम्ब्रियो ठीक नहीं बनेगा। सेम एज अगर क्वालिटी ऑफ एग ठीक नहीं है तो एम्ब्रियो ठीक नहीं बनेगा। आजकल स्पर्म की जो क्वालिटी है वो काफी इम्पैक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट, स्ट्रेस, एक एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं जो कि आ गए हैं, जिसमें कि प्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ये सब स्पर्म काउंट को हैम्पर करते हैं। और खाली काउंट नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी, वो कैसे हिल रहा है, स्पर्म की मोर्फोलॉजी, उसकी बनावट कैसे है, हेड नॉर्मल है कि नहीं है, ये सब आईवीएफ सक्सेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारे जब हम लिखते हैं कि क्यों फेल हुआ साइकिल, इट कैन बी मेल फैक्टर, इट कैन बी फीमेल फैक्टर, इट कैन बी द यूट्रस फैक्टर कि लाइनिंग ठीक नहीं थी। सो बेसिकली जो स्पर्म क्वालिटी है उसमें डीएनए डैमेज जो है स्पर्म का, ये बड़ी सटली होता है, ये कोई मैनिफेस्ट नहीं होता एज अ डिजीज। जैसे कि वुमन में अगर एग क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाएगी, मैन में कुछ नहीं होता है। डीएनए डैमेज स्पर्म है तो कोई हेल्थ मैनिफेस्टेशन नहीं होता है उससे, पर उसको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डीएनए डैमेज स्पर्म से जब हम आईवीएफ करते हैं तो एक तो सक्सेस नहीं होता, अगर सक्सेस होता है तो अर्ली अबॉर्शंस हो जाते हैं, ये एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता है आगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द मैन अलोंग विद द वुमन गेट्स चेक्ड थ्रू जस्ट सिंपल सीमन एनालिसिस। इसके अलावा और कोई हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है मैन। अच्छा, तो बेसिकली मेल पार्टनर का कितना बड़ा रोल है ये शायद लोगों को नहीं पता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आज आपने समझाया कि जितनी फीमेल की एक बॉडी या फिजिकली, मेंटली और इंटरनली जरूरी है, एग्जैक्टली मेल्स की भी जरूरी है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है हमारे यूजर को इसका आंसर मिल गया होगा। अगला सवाल जो है वो डॉक्टर रविंदर के लिए है और उनका कहना है कि एक आईवीएफ ट्रीटमेंट अगर सक्सेस नहीं हो पाया, यानी कि पहला साइकिल आपने किया और वो फेल हो गया, तो दूसरे के लिए जब आप रेडी हो रहे हैं तो उसमें बीच में जो टाइम गैप है, कितना टाइम गैप होता है और उसके लिए एक फीमेल और मेल को कैसे प्रिपेयर होना पड़ता है? टाइम गैप चाहिए होता है कारण ढूंढने के लिए कि कारण क्या था। तो कारण अगर हमें पता चल जाता है, वो 1 महीने या 2 महीने लग सकते हैं उसमें। कारण ढूंढने के बाद ही हम उसको करते हैं कि आगे नेक्स्ट साइकिल कब प्लान करें। तो मेल और फीमेल दोनों को ही कर लिया जाता है स्क्रीन करने के लिए। कि मान लो जैसे मैडम ने बताया कि डीएनए जो होता है स्पर्म का, तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट होता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन में कि कितने स्पर्म्स में है, जो कितने परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स जो है उसमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन अगर ज्यादा होता है ये, तो जो है डीएनए फ्रैगमेंटेशन, तो ये एक कारण मिल सकता है। और दूसरा है कि एग की क्वालिटी हो गई, एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो गई, ठीक है, इन सबको असेस किया जाता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये आईवीएफ फेल हो गया है हमारा। जी, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है डॉक्टर सुरवीन। यूजर का कहना है कि इस पूरे प्रोसीजर में रिस्क कितना शामिल होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए रिस्क? पहले जमाने में एक चीज होती थी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसमें कि हम जब ये हार्मोन्स देते थे तो ओवरीज बहुत हाइपर एक्टिव होकर रिस्पॉन्ड करती थी, हम बहुत अंडे बनते थे।
अब करंटली हमारे जो इंजेक्शंस हैं, एक तो हम बहुत ध्यान से देते हैं, सेकेंडली हमारे रिजीम्स चेंज हो गए हैं, जो टाइप ऑफ इंजेक्शंस है वो चेंज हो गए हैं, जिससे कि हाइपर स्टिमुलेशन बिल्कुल ही जीरो पे आ गया है। तो अगर हमें लग रहा है हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसी टाइम दूसरे इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हाइपर स्टिमुलेशन है, ये पेशेंट्स पढ़ते तो हैं नेट पे, पर अब नियरली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। जो हम एंटागनिस्ट साइकिल यूज करते हैं, जो एगनिस्ट ट्रिगर देते हैं, ये सब बिल्कुल हाइपर स्टिमुलेशन को अवॉइड कर देता है। रिस्क अब पेशेंट के लिए बचा है जो है, या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, बिकॉज वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, अर्ली अबॉर्शन, प्री लेबर, ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब मल्टीपल प्रेगनेंसी की मैनिफेस्टेशंस हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन, सिजेरियन। सो मल्टीपल प्रेगनेंसीज का चांस होता है। वो भी चांस जो है, हमारे प्रोटोकॉल्स अब ऐसे हो गए हैं कि अगर पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसी का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो हम खाली एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, उसमें प्रेगनेंसी एक ही होगी, चांस थोड़ा कम होगा, पर ठीक है, एक और एम्ब्रियो ट्रांसफर नेक्स्ट टाइम अगर फेल हो गया तो कर देते हैं। तो दिस इज नोन एज सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये रिस्क अवॉइड करने के लिए हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। फिर एक टॉपिक का मिनिमल रिस्क होता है, वो हम जब हम बीटा एचसीजी का लेवल करते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन का, उसको हम रिपीटेडली करते हैं देखने के लिए कि एम्ब्रियो ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं, और बड़ी अर्ली कैच कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। अदर देन दैट, मुझे ये लगता है एज अ क्लिनिशियन, जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है रिस्क ऑफ डिप्रेशन आफ्टर फेलियर। इसको हम बहुत कम ध्यान देते हैं एज क्लिनिशियंस, पर ये सबसे बड़ा रिस्क है फॉर द वुमन, इवन फॉर द मैन, क्योंकि वो इतने डाउन हो जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो ये जो टैकल करना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम हमारा जो एआरटी बिल आया है, जो एआरटी बिल पास हुआ है, उसमें है कि एक साइकोलॉजिस्ट शुड assess the patient and there should be psychological support for the patient, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आई हैव सीन पेशेंट्स गोइंग इनटू डिप्रेशन, और उनको बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए, बच्चा हो नहीं रहा है। सो इसके लिए हमें शुरू से काउंसल करना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इसका हल यही है, शुरू से बताओ कि फेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इतना होप नहीं दो कि भाई हाँ आप आ गए हो मेरे पास तो 100% बच्चा हो जाएगा। नहीं, साइंटिफिकली बात करो पेशेंट से, रिपीटेडली पेशेंट के टच में रहो, जब रिजल्ट निकलता है उसको बुलाओ, उसको काउंसल करो, उसके 10 दिन बाद फिर काउंसल करो, उसको छोड़ो नहीं पेशेंट को। मतलब अगर नेगेटिव भी हो गया, शी इज योर पेशेंट, यू हैव टू डील विद इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन के लिए और कोई रिस्क नहीं है। अगर मैन सोचता है कि कोई फाइनेंशियल रिस्क है तो वो अलग बात है, पर और कोई रिस्क नहीं है मैन के लिए, वो भी डिप्रेशन वाला रिस्क है। जी, तो एक यूजर है जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आईवीएफ क्या अलग अलग टाइप के होते हैं? डॉक्टर रविंदर वो आपसे जानना चाहते हैं कि आईवीएफ के भी कोई टाइप्स होते हैं? आईवीएफ के टाइप्स में एक होता है आईवीएफ जो कि नेचुरल साइकिल की तरह ही होता है, बट एक होता है आईवीएफ इक्सी, जैसे मैडम ने बताया। उसमें क्या है, उसमें एक एग और एक स्पर्म को फर्टिलाइज करा जाता है। वो अगर उसकी स्पर्म के काउंट्स बहुत कम होते हैं और स्पर्म की, तो इसीलिए उस कंडीशन में माइक्रो मैनिपुलेशन किया जाता है, इसको नीडल के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। वो एक तरीका होता है, आईवीएफ इक्सी कहते हैं उसको। तो ये टाइप होता है। और एक होता है कि जैसे एग और स्पर्म को मिला दिया, एम्ब्रियो बन गया, उसको ट्रांसप्लांट के अंदर, यूट्रस के अंदर प्लांट कर दिया। तो ये हो गया एक तरीका। एक हो गया कि उसको फर्टिलाइज कराया विद द हेल्प ऑफ नीडल, उनको फर्टिलाइज करा के एंड देन इम्प्लांट करा यूट्रस के अंदर। तो आप जब पेशेंट को सजेस्ट करते हैं तो किस बेसिस पे सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा आईवीएफ का टाइप का ट्रीटमेंट होगा? मेल फैक्टर जनरली जब इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि काउंट बहुत कम है उनके, तो उनमें जो है स्पर्म्स को, अच्छे वाले स्पर्म्स को सिलेक्ट करके और उनको यूज किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल एग। जी, या कई बार ऐसा है कि मान लो उनके इतने ही क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो फिर डोनर स्पर्म्स यूज किए जाते हैं। जी, तो इस तरीके से हाँ, डोनर स्पर्म यूज कर सकते हैं। हाँ जी। डॉक्टर सुरवीन, एक सवाल जो अगेन एक मेल
यूजर का है, उनका कहना है कि वो ऑलरेडी इस चीज के ट्रीटमेंट में है और वो आपसे जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए क्या किया जा सकता है और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है जिससे प्रेगनेंसी सक्सेसफुल। सो एम्ब्रियोज को हम ग्रेड करते हैं, डे 3 पे भी ग्रेड करते हैं, डे 5 पे भी ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग होती है कि उसमें फ्रैगमेंटेशन कितना है, इट शुड बी लेस देन 5%। उसके जो सेल्स हैं वो इक्वल साइज के हैं या नहीं है, वो कैसे उगा है, कितने टाइम में ये 4 सेल हुआ है, कितने टाइम में 8 सेल हुआ है, स्लो ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है। सो जब वो डे 5 पे पहुंचता है तो वो ऑलरेडी ग्रेडेड होता है। डे 5 ग्रेडिंग होती है जिसमें कि जो ग्रेड ए वाला एम्ब्रियो है वो लिया जाता है, जिसको कि हम एक्सपैंडेड ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसके अंदर फ्लूइड होता है और एक्सपैंडेड ब्लास्टोसिस्ट होता है। सो वो बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो होता है। सेकेंड थिंग है कि जो आप सक्सेस की बात करो कि हाउ कैन वी इंश्योर सक्सेस, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूट्रस की लाइनिंग। यूट्रस की लाइनिंग 8 mm से ज्यादा होनी चाहिए। थिकनेस, 3 चीजें होती हैं, थिकनेस होती है, उसकी बनावट होती है, 3 लाइंस दिखनी चाहिए ट्राइलैमिनर, और उसका ब्लड फ्लो होता है। थिकनेस चाहे हो और ब्लड फ्लो ना हो तो बच्चा नहीं पकड़ेगा, क्योंकि बच्चे को ब्लड ही नहीं मिल रहा है उगने के लिए, तो एम्ब्रियो नहीं पकड़ेगा। सो ब्लड फ्लो शुड बी राइट टिल द सेंटर। ये 3 चीजें हम असेस करते हैं। जब ये 3 चीजें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, प्लस हार्मोन्स ठीक होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लो होता है, तब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। एंड अगेन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक डॉक्टर रविंदर हैज स्पोकन अबाउट, बहुत डेलिकेट टेक्निक होता है, बहुत जेंटली जाना होता है एंड बहुत जेंटली एम्ब्रियो रिलीज करते हैं हम अंदर। ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, म्यूकस बिल्कुल क्लीन करते हैं। इट इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। सो ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है यूजर्स हमसे सवाल तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उन्हें बता रहे हैं ये काफी टेक्निकल होते हैं और ये जब वो प्रोसीजर करवा रहे होते हैं शायद तब भी उन्हें इतनी क्लियरली ना समझ में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स और चीजें हैं जो शायद सिर्फ डॉक्टर्स समझ पाती है। एक बेहद अहम क्वेश्चन हमारे यूजर हमसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर सुरवीन और डॉक्टर रविंदर दोनों से मैं ये क्वेश्चन करूंगी, हम 1 by 1 आंसर्स लेंगे। डॉक्टर सुरवीन, पहले आप से पूछती हूँ मैं, एक पेशेंट है जिनकी प्रेगनेंसी उन्हें पता नहीं चली, लेकिन उससे पहले उन्हें टीबी डिटेक्ट हुआ, ट्यूबरक्लोसिस, और बाद में उन्हें पूरे टीबी के टेस्ट रिजल्ट्स के बाद पता लगता है कि वो अब प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में, और ये जो प्रेगनेंसी है उनकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो टीबी की जांच, जो टीबी की जो इलाज है उसमें प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन भी हैं। अबॉर्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी उनका टीबी ट्रीट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशन देनी है। टीबी में कुछ ड्रग्स होते हैं जो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होते, वो बिल्कुल नहीं देने हैं, क्योंकि जो बच्चा है फिर वो मैलफॉर्म निकलता है। सो ये असेसमेंट जरूर कर लें कि क्या क्या मेडिसिन मिल रही है उनको और वो प्रेगनेंसी सेफ है, बच्चे के लिए सेफ है कि नहीं। ये फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के। उसके बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे के जो अंग हैं वो उस टाइम तक बन चुके होते हैं। सेकेंडली, अगर टीबी यूट्रस का था तो चांस ऑफ अबॉर्शन बहुत हाई है, तो बेड रेस्ट और बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि टीबी यूट्रस का है तो वहां पे पैथोलॉजी है। अगर टीबी लंग्स का है तो इतना चांस नहीं है। तो मुझे नहीं पता किस टीबी की बात कर रहे हैं वो, पर यूट्रस टीबी तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा उनको रिगार्डिंग द यूट्रस टीबी। जी डॉक्टर रविंदर, वो आपसे भी जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो वो अपनी प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू करें? पेशेंट को अगर टीबी है, टीबी लंग्स का हो सकता है, बोन का, स्पाइन का टीबी हो सकता है, या यूट्रस का टीबी हो सकता है। बॉडी में कहीं पे भी टीबी है तो अगर टीबी के साथ साथ उनको प्रेगनेंसी हो गई है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि कई बार क्या होता है टीबी के कारण पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, ऐसा भी होता है। तो अगर उसको हो गया है, मान लो प्रेगनेंसी हो गई है, तो जो टीबी की सेफ मेडिसिन, जैसे मैडम ने कहा है, वो सेफ मेडिसिन शी हैज टू कंटिन्यू। वो पूरा जितना डॉक्टर उनके, एक टीबी स्पेशलिस्ट होता है उसको और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों को मिलके उसका इलाज करना है। तो उसके साथ साथ जो है उसका टीबी का ट्रीटमेंट पूरा चलते रहना चाहिए। टीबी के ट्रीटमेंट के साथ साथ लिवर के टेस्ट होते हैं जो एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें कि पेशेंट को अगर मान लो कोई साइड इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ टीबी मेडिसिन,
तो उसको टेक ओवर किया जाए, उसके हिसाब से पेशेंट को जो टीबी की मेडिसिन होती है उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है कि जो सेफेस्ट मेडिसिन है उसको डोजिंग करके अकॉर्डिंग टू द वेट, द टीबी मेडिसिन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट, तो उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ सकता है। तो एक टीबी स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लेनी होती है इसमें, और साथ साथ में चलनी चाहिए जब तक कि पूरा टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। टीबी का जैसे मैडम ने बताया कि अबॉर्शन का रिस्क होता है अगर वो यूट्रस का टीबी होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सारा प्रेगनेंसी सपोर्ट होना चाहिए। एक भी दिन टीबी की मेडिसिन पेशेंट को मिस नहीं करनी है, ये उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेशेंट कुछ समय टीबी की मेडिसिन खाते हैं, उनको अच्छा लगने लग जाता है और उसके बाद वो उसकी दवाई को मिस करने शुरू कर देते हैं, नहीं खाते हैं। उससे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। जब फिर वो जो पहले वाली दवाइयां चल रही होती है वो पेशेंट को अफेक्ट नहीं करती है, फिर पेशेंट को दोबारा से कल्चर्स कराने पड़ते हैं देखने के लिए कि वो दवाइयां क्यों नहीं काम कर रही। तो patient has to religiously follow all the TB medicines as advised by TB specialist and the gynecologist who is looking after, जो उसको gynecologist देख रही है उसकी पूरी की पूरी एडवाइस फॉलो करनी है और उनके साथ कंटिन्यूस टच में रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है आपका तो डाइट आपकी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट विथ लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट सैलेड सब कुछ। मतलब आपको प्रोटीन डाइट में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर ये सब आ जाता है, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा और मीट एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन ऐड सो दैट आपका प्रोटीन डाइट बहुत अच्छा हो, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, सो दैट यू कैन फाइट। आप अपनी बॉडी जो है इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप इन्फेक्शन को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है ये आंसर हमें पता चला है। तो एक आखिरी यूजर का सवाल मैं लूंगी और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। डॉक्टर सुरवीन, एक फीमेल यूजर है जो आपसे पूछना चाह रही हैं कि उन्होंने जब अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया और 2 एम्ब्रियोज उनके अंदर इम्प्लांट किए गए, लेकिन अब वो उनका मन है कि वो ट्विंस नहीं चाहती, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एम्ब्रियो वापस बाहर निकाला जा सकता है? तो वापस बाहर तो नहीं निकाला जा सकता। अगर ट्विंस होते हैं तो एक पॉसिबिलिटी जरूर है जिसको हम एम्ब्रियो रिडक्शन कहते हैं। सो ये 8 वीक्स पे भी होती है, 12 वीक्स पे भी होती है। हम रिकमेंड करते हैं कि 12 वीक्स पे हो। उसका कारण ये है कि बच्चे की बनावट पूरी बन जाती है। तो अगर हम एक बेबी को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम जांच करते हैं दोनों बेबीज के सारे अंगों की, जो कि 12 हफ्ते में बन जाते हैं, देखने के लिए कि कौन सा नॉर्मल है, किसी में अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है हम अब नॉर्मल वाला छोड़ रहे हैं और नॉर्मल वाला रिड्यूस कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई हम रिकमेंड करते हैं कि अराउंड अबाउट 12 वीक्स और जस्ट बिफोर 12 वीक्स वी डू दिस प्रोसीजर। इसमें एक नीडल जाती है एब्डोमेन से इनटू द हार्ट ऑफ द बेबी एंड एक केमिकल डाला जाता है जिससे कि बेबी रिड्यूस हो जाता है। लोगों का सवाल ऑफन होता है कि क्या हमारी प्रेगनेंसी इफेक्ट होगी, इससे जो दूसरा बच्चा इफेक्ट होगा कि नहीं। जनरली कोई इफेक्ट नहीं होता। जो बेबी हमने सैक्रिफाइस किया है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, बट 2% रिस्क होता है कि हम दूसरा बेबी भी लूज कर लें। 98% ये प्रोसीजर सेफ होता है। इसको हम एम्ब्रियो रिडक्शन बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन फीटल रिडक्शन, और ये एक एक्सेप्टेड प्रोसीजर है। इसको हम रिकमेंड भी करते हैं क्योंकि सिंगल प्रेगनेंसी जो है वो हमेशा औरत के लिए सेफ होती है, बेबी के लिए सेफ होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में हमेशा हाई रिस्क होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज्यादा होता है। पर हम एम्ब्रियो निकाल नहीं सकते एक बार ही डाल दे तो, वो एक सेल होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इट आउट। जी, तो मुझे लगता है कि हमारे यूजर्स के जितने सवाल थे वो अच्छे से आप दोनों ने दिए, और आज का जो सेशन आज हमने किया है वो बहुत ही विस्तार रूप से हमने किया कि किस तरीके से आईवीएफ के प्रोसीजर्स को किया जाता है, क्या रिस्क होते हैं, किस तरीके का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो मुझे लगता है हमारे और हमारे दर्शकों के सवालों को आपने जो इतने विस्तार से जवाब दिया उसके लिए आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आप दोनों से जी, तो आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्हें अभी कहीं नहीं जाना है क्योंकि मेडिथॉन का सिलसिला अभी जारी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।